हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस क्लास के अंदर जो है अपन जो है अपनी क्लास जो 10th है ना, उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है गणित के, उनको टिक लगाने वाले हैं और फिर अपन अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो पहले चैप्टर में आ जाइए दोस्तों। पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो आपको मिल चुकी होगी दोस्तों। निशान लगा रखा है मैंने, यहां पर दिख रहा होगा आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको टिक लगा लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर दूसरा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मिल चुका है दोस्तों सवाल नंबर, उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, आपके चैप्टर में आगे पीछे हो सकता है पॉइंट 1-2 के अंदर, क्योंकि ये नई बुक है और आपके पास अगर पुरानी बुक है तो पुरानी बुक के अंदर जो है प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, संख्या। आगे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर 1.1 के अंदर सवाल मिला लीजिएगा, है ना, वापस बोल रहा हूं मैं, सवाल जरूर मिला लीजिएगा आप। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 इसका पहला पढ़ना है और एक लास्ट का पढ़ना है, पांचवा। फिर आगे दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरे सवाल के अंदर जो है आपको जो है दूसरे का पहला पढ़ना है और दूसरे का तीसरा पढ़ना है। अगला सवाल है तीसरा, तीसरे का पहला पढ़ना है और आपको चौथा जो सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से पढ़ना ही है, आपको रट लेना है चौथे सवाल को। वैसे तो आने में तो जो बता रहा हूं वो सभी प्रश्न जो आएंगे वो इन प्रश्नों से मिल जाएंगे, पर ज्यादातर इसकी संभावना रहती है और छोटे सवालों में तो ये आते ही हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे पांचवा नहीं पढ़ना और छठा भी नहीं पढ़ना अपने को। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रमेय 1.3, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ये टिक लगा लीजिएगा, ये भी आती है। और अगर अंडर रूट 2 की जगह 3 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, जहां तक मैं जो बताऊंगा ना, आप अगर वो पढ़ लोगे तो आपका जो है अच्छे नंबर वाला जो कंटेंट है पेपर के अंदर वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर या तो सवाल सेम मिलेगा और या उनकी संख्याएं चेंज हो सकती है, तो संख्या चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल उसी टाइप का होना चाहिए। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 7, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध करना है, तो इसका भी टिक लगा लीजिएगा। फिर प्रश्नावली 1.2 के अंदर तीसरे का पहला सवाल और तीसरे का तीसरा सवाल, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। उदाहरण के तौर पे याद भी रखना आपको, अपरिमेय संख्या में रूट 3 रूट 2 ऐसे संख्याएं आती हैं और फिर पॉइंट 1 2 डॉट 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 आगे तक चली जाती हैं, वो भी परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, चलिए, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दो संख्याओं के गुणनफल को पूर्णांकों का गुणनफल भी कहा जा सकता है, तो आपको कंप्लीट रखना है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 2 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्नावली 2 के अंदर जो है बहुपद जो है अपना चैप्टर का नाम है, और इसके अंदर एक तो आपको पता होनी चाहिए, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। डेफिनेशन लगा ली निशान आपने, बहुपद की घात किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, इसकी परिभाषा भी और उदाहरण भी एक। और घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, इसकी परिभाषा भी निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद में घात 3 का एक बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। कंप्लीट मामला यहां तक, तीनों डेफिनेशन चारों डेफिनेशन आपने लगा ली। चलिए थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर 15-14 है तो टाइम लगेगा। फिर आगे रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्य ज्ञात करना हो तो क्या आता है, माइनस एचर पद बटेवा x का गुणांक, ये ax प्लस बी के रूप वाले का शून्य होता है। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, मिल चुका है सवाल आपको। इसका अगला उदाहरण नंबर तीसरा भी, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मामला ये भी आया समझ में। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 सवाल मिला लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी नई बुक या पुरानी बुक के अंदर आगे पीछे हो सकता है। मेरे पास नई बुक है, आपके पास अगर पुरानी है तो आगे पीछे मिल जाएगा, है ना, सवाल इसलिए मिला लीजिएगा। उदाहरण नंबर 4 भी पढ़ना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को तथा गुणनफल जो है शून्यकों का योग और गुणनफल -3,2 दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 2.2 लास्ट वाली प्रश्नावली, जिसके अंदर एक तो पहले का पहला पढ़ना है और पहले का तीसरा पढ़ना है, पहले का चौथा पढ़ना है, पहले का पांचवा पढ़ना है और दूसरे के अंदर पहला और चौथा और पांचवा पढ़ना है। सवाल मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिल चुका है आपको ये सवाल, दोनों ही सवालों के अंदर 4-7 सवाल हो गए अपना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर
ये भी आपको नोट करना है, ये भी नोट करना है, ये त्रिघाती के लिए और ये द्विघाती के लिए, शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और दो का गुणनफल और तीनों का गुणनफल। ठीक है, ये हो चुकी है अपनी दूसरी प्रश्नावली। फिर आते हैं तीसरी प्रश्नावली के अंदर। तीसरी प्रश्नावली के अंदर भी दोस्तों ये कंडीशंस आपको याद रखनी है जो यहां पर लिखी हुई प्रतिच्छेद करती है। तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, समपाती होगी तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, समांतर है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। कंडीशंस भी दे देते हैं एक नंबर में और पूछते हैं कि समपाती होगी या संगत होगी या क्या होगा, तो आपको बता सकते हैं, आप देख के बता सकते हो। और ये जो सारणी देर की, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, इससे भी आंसर पूछते हैं, प्रतिच्छेदी होगी, केवल हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये भी मैंने टिक लगा रखा है, आपको दिख गया होगा, तो इसको भी टिक मार लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वही मैं बता रहा हूं, अभी सवाल समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, तो जल्दी से टिक लगा लीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 भी पढ़ना है आपको। आगे फिर आगे बढ़िए। 3.1 के अंदर पहले का पहला पढ़ना है, पहले का दूसरा दोनों ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बनाना आपको आना चाहिए, पहले का पहला और पहले का दूसरा। और दूसरे सवाल के अंदर जो है दूसरे का पहला पढ़ लो, बाकी के हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते, तीसरे के अंदर पहला पढ़ लो और तीसरा पढ़ लो, तीसरे का पहला और तीसरे का तीसरा टिक लगा रखे होंगे, आपको दिख रहे होंगे अंदर, ठीक है, तो जल्दी से लगा लीजिएगा। आगे चौथे का पहला पढ़ना है और चौथे का चौथा पढ़ना है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7 दोस्तों आपको पढ़ना है, सवाल मिला लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। 7x - 15y बराबर 2 और 2x + 2y इक्वल में दे रखा 3। ये उदाहरण नंबर 7 है, इसको टिक लगा लीजिए। फिर आगे उदाहरण नंबर वापस 7 आ गया, तो सवाल पटरी वाला है, दोनों में सेम सेम है तो मिसप्रिंट हो सकता है कहीं पर भी, तो 2 पटरियों वाला जो उदाहरण है वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 3.2 के अंदर प्रतिस्थापन जो विधि है ना, उसका पहले का पहला पढ़ लेना, पहले का चौथा पढ़ लेना और पहले का पांचवा पढ़ लेना। ये सवाल इसलिए बता रहा हूं मैं कि इनमें अलग अलग मेथड लग रहे हैं वापस, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं गलती से भी अलग सवाल आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए जो सवाल आने के चांस है वो मैं बिल्कुल सारे बताऊंगा। पहले का पहला, पहले का चौथा, पहले का पांचवा। फिर दूसरा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको खास तरीके से पहले 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको अच्छे से देखना है इसको, ठीक है। फिर तीसरे के अंदर जो है पहला पढ़ना है आपको, पहले का चौथा, तीसरे का पहला पढ़ना है, तीसरे का चौथा पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है और छठा पढ़ना है, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9 आपको जरूर पढ़ना है, विलोपन विधि का प्रयोग करके रेखिक समीकरण युग्मों के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि लगानी है आपको और इसको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। 3.3 का अंदर जो है पहले का पहला पढ़ना है आपको और दूसरे का भी पहला पढ़ना है, दूसरे का दूसरा भी पढ़ना है। मिल चुका, क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, जो मैंने यहाँ पर एन लगा रखा है, टिक लगा रखा है, वो आपको पढ़ने हैं, कंप्लीट। चलिए, और ये कंडीशंस इधर दे रखी है जो मैंने पीछे बताई थी, इनको भी पढ़ लेना कि समीकरण युग्म संगत होगा, असंगत होगा या फिर समीकरण युग्म संगत आश्रित जो भी है जो, ठीक है। तो मिल चुका है ये आपको, ठीक। और ax + by + c बराबर 0 ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप का समीकरण है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मिला कहीं तो। चलिए अगले चौथे चैप्टर की बात करें। चौथे चैप्टर में फर्स्ट में डेफिनेशन दी गई अपने को, ax² + bx + c बराबर 0 जहां a ≠ 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, टिक लगा लीजिएगा, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उदाहरण नंबर दूसरे का पहला आपको पढ़ना है। फिर आगे प्रश्नावली 4.1 के अंदर जो आपको पहले का पहला पढ़ना है, पहले का पांचवा पढ़ना है और पहले का लास्ट वाला आठवां पढ़ना है। दूसरे सवाल के अंदर दूसरे का दूसरा पढ़ना है और दूसरे का चौथा पढ़ना, आपको पढ़ लोगे ना भाई। अभी मैं सवाल नहीं समझा रहा हूं, केवल आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। दिक्कत ये हो रही हो कि भाई का सवाल कैसे समझेंगे सर इतने सारे, तो आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो क्लासेस जाकर देख ले, लगभग 40 क्लासेस मैंने डाल रखी है इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जिसके अंदर किसी क्लास में 2 सवाल है, किसी में 1 है, किसी में 3, किसी में 4 है। तो उसके अंदर वो क्लासेस भी अगर आप देख लोगे तो लगभग आपका 80% जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। 20% बचेगा, उसको भी अपन 3-4 दिनों में कंप्लीट करवा लेंगे, तो घबराने वाली बात है नहीं, पर आपको रेगुलर क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 3 पढ़ना है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं, कंप्लीट। ये चलिए ये दोस्तों लगाया निशाना आपने यहां तक। उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ना है आपको, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर तीसरा पढ़ना है, इसके बाद में उदाहरण नंबर 5वां पढ़ना है आपको और इसके बाद में 4.2 प्रश्नावली, इसका पहले का पहला पढ़ना है, पहले का तीसरा पढ़ना है और पहले का चौथा पढ़ना है। और सवाल नंबर तीसरा और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देखना है आपको। और ये रहा द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, तो ये, और उसका हल श्रीधराचार्य सूत्र से, तो ये श्रीधराचार्य सूत्र रहा यहाँ पर। इन कंडीशंस को भी आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। चलो इधर b² - 4ac इस द्विघात समीकरण का व्यापक, इसे द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। तो विविक्तिकर सूत्र पूछा जाता है, तो ये रहा b² - 4ac। ये कंडीशंस वाले तीनों आप देख लेना भाई, इनको भी, ये भी सवाल पर आधारित होते हैं, सवाल भी आते हैं इसके, और ये कंडीशंस भी पूछी जाती हैं। और कैसे पूछी जाती हैं वो क्लासेस में देखोगे आप।
उदाहरण नंबर 7वां भी आपको टिक करना है। उदाहरण नंबर 7वां 2x² - 4x + 3 संख्या मिला लीजिएगा ना। 4.3 चैप्टर के अंदर जो आपको पहले का पहला पढ़ना है, दूसरा पूरा पढ़ना है। और द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² - α + β x + α β = 0। तो ये हो चुके हैं अपने 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब आते हैं 5वें चैप्टर की तरफ। तो 5वां जो चैप्टर है दोस्तों, 5वां जो चैप्टर है देखिएगा ध्यान से। 5वां चैप्टर, 5वें चैप्टर में एक तो इसकी परिभाषा, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है या फिर घटाने पर भी प्राप्त हो सकता है। ये समांतर श्रेणी यानी कि एपी की जो है परिभाषा है, ये आपको ध्यान रखनी है, समांतर श्रेणी की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी की परिभाषा हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं फिर। उदाहरण नंबर पहला आपको पढ़ना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। उदाहरण नंबर पहला मिल चुका है आपको सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर पहला, फिर इसके बाद में उदाहरण नंबर दूसरा, और इसके बाद में दूसरे का पहला और दूसरे का चौथा पढ़ना है ना। जरूरी नहीं है कि सारे सवाल आ गए, और पर सवाल की संख्या अलग हो सकती है, सवाल इसी टाइप में आएगा। जो अलग अलग टाइप के वो मैं भी टिक करा रहा हूं इसके अंदर। दूसरे का पहला और दूसरे का चौथा। फिर आगे 5.1 का पहला सवाल और 5.1 का पहले का पहला सवाल, ध्यान से देखना। और दूसरे सवाल में दूसरे का पहला और दूसरे का चौथा, सॉरी चौथा और पांचवा तीनों ही, दूसरे का पहला, दूसरे का चौथा और दूसरे का पांचवा। इसके बाद में आगे तीसरे पे आ जाओ। तीसरे का पहला पढ़ना है और तीसरे का तीसरा पढ़ना है। इसके बाद में चौथे सवाल में चौथे का पहला पढ़ना है, चौथे का छठा पढ़ना है, 8वां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है, 12वां पढ़ना है। कंप्लीट मिल चुका है आपको। थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही हो तो फिर भी देख ले भाई, निशान दिख रहे हैं आपको, एन लगा रखा मैंने पेंसिल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। उदाहरण नंबर तीसरा आपको पढ़ना है, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण नंबर तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 5वां भी आपको पढ़ना है, जिसमें तीसरा पद 5 और 7वां पद दे रखा है 9। आगे फिर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, उदाहरण नंबर 7वां भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रश्नावली 5.2 के अंदर जो है आपको दूसरे का पहला पढ़ना है, दूसरे का पहला पढ़ना है, तीसरे का पहला पढ़ना है, तीसरे का तीसरा पढ़ना है और तीसरे का पांचवा पढ़ना है। फिर सवाल नंबर चौथा पढ़ना है आपको, पांचवे का दूसरा पढ़ना है आपको, सवाल नंबर छठा पढ़ना है। मिल चुका है आपको, सवाल नंबर छठा पढ़ना है। इसके बाद में 12वां पढ़ना है आपको और 13वां पढ़ना है आपको, और इसके बाद में 14वां भी पढ़ना है, क्योंकि ये सवाल सारे सेम टाइप के ही है। ठीक है, तो इसके तो आप वैसे देख लोगे, कोई दिक्कत वाली। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने 3 लगा रखे यहाँ पे, जैसे नीचे वाले चारों बता रखे। एक तो 12वां पढ़ना है, एक तो 12वां पढ़ना है, एक 14वां पढ़ना है और एक 15वां पढ़ना है, और एक कौन सा पढ़ना है 17वां। चारों सवाल 12, 14, 15 और 17। और इधर जो है छठा पढ़ना है, इधर क्या पढ़ना है छठा पढ़ना आपको। चलिए भाई आगे बढ़े। और 18वां सवाल भी आपको पढ़ना ही है। और ये रहा सूत्र यहाँ पर, s = n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। ये n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है, टिक लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे फिर शॉर्टकट में एक n का सूत्र, sn का सूत्र ये भी होता है और एक s का सूत्र ये भी होता है, दोनों ही सेम ही है, तीनों ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। हाँ जी, फिर आपको उदाहरण नंबर 11 पढ़ना है, 22 प्रथम पदों का योगफल निकालना है। तो उदाहरण नंबर 11 आपको पढ़ना ही है। आगे बढ़े। फिर चुगदवे का पहला पढ़ना है आपको, चुगदवे का पहला, जब प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र पूछे तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में 16वां जो सवाल है ये भी आपको पढ़ना है, 16वां जो सवाल है ये भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। पहले का पहला पढ़ना है आपको 5.3 के अंदर भाई, और दूसरे का पहला पढ़ना है, और तीसरे का पहला पढ़ लेना, तीसरे का पांचवा पढ़ लेना। चौथा सवाल पढ़ना है, पांचवा सवाल पढ़ना है, और 10वें का पहला पढ़ना है, और 12वां पढ़ना है, और 13वां पढ़ना है, और इसके बाद में कौन सा सवाल पढ़ना है 16वां सवाल यहां पर आपको पढ़ना है। और एक ये भी टिक लगा लीजिएगा, 7वां सवाल भी टिक लगा लीजिएगा, 7वां सवाल। ठीक है भाई, और पीछे वालों में कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहां तक तो हो चुका है मामला खत्म। फिर आगे ये व्यापक पद निकालने हो तो a + d, a + 2d, a + 3d ऐसे याद रखने हैं आपको व्यापक पद। और an का सूत्र ये रहा, sn का सूत्र ये भी है और ये भी है, और ये भी टिक लगा लीजिएगा। जब 3 संख्याएं abc दे रखी हो एपी में तो उनका समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है b = a + c/वा। तो ये इनके समांतर माध्य का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर छठा जो चैप्टर है अपन, इस छठे चैप्टर से अगले जो भी
वीडियो डालेंगे, उसके अंदर छठे से लगाकर बाकी के जो भी चैप्टर है उन सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप जो है कैसे पढ़ोगे इनको, तो घबराने की बात नहीं है। मैंने अपनी जो क्लासेस डाल रखी है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसके अंदर ये सारे प्रश्न मैंने सोल्व करवा रखे हैं 1 बाय 1 करके, तो आप उनको जाकर जरूर देख लेवे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करके रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नई क्लास में। धन्यवाद।